फ्रेंड्स, पिछले 10 साल से सहारा पीड़ित विभिन्न मोर्चों पर अपने भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ सहारा पीड़ित सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट सभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर थक चुके हैं। पिछले 1 महीने से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। 30 जनवरी को आंदोलन हुआ, 1 फरवरी को आंदोलन हुआ, लेकिन सहारा प्रबंधन और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मंत्रालय सहकारिता विभाग CRCS पोर्टल के कानों तक जूं न रेंगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आंदोलन कर रहे हैं या फिर कोर्ट जा रहे हैं या फिर आप मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। इससे सहारा प्रबंधन और सहकारिता विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, हर मोर्चे पर कोशिश करके हम लोग थक चुके हैं, लेकिन हमारा भुगतान कहीं से नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सहकारिता विभाग भुगतान नहीं कर रहा है। किसी न किसी कारण से हमारे पोर्टल पर जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। आंदोलन करते हैं तो पुलिस से पिटवाया जाता है, थानों में बंद कर दिया जाता है, मीडिया को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि पूरी खबर को ब्लैकआउट कर दो। तो इस तरह से हमारे आंदोलन को कुचला जा रहा है, कोर्ट में तारीख पर तारीख लिया जा रहा है, लेकिन हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अब ऐसे में क्या रास्ता बचता है? थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। आज का यह वीडियो अगर आप सहारा पीड़ित हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं कानून के पक्ष की बात करूंगा और मैं एक ऐसे तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप सहारा प्रबंधन, CRCS पोर्टल और यहां तक कि सहकारिता मंत्री अमित शाह के ऊपर भी आप FIR करके उन्हें जेल के पीछे भेज सकते हैं, बल्कि भेज देंगे। कानून में ऐसा प्रावधान है। अब हमें लड़ाई सिविल मोर्चे पर ना लड़के अब क्रिमिनल मोर्चे पर लड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई हमारे धन को, हमारे पैसे को छलपूर्वक हरण कर लेता है, चीटिंग करता है, हमारे साथ फ्रॉड करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब जो हमारे विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने का कार्य करता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग FIR दर्ज करके जेल के पीछे भेज सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के पैसे को हड़पने का प्रयास किया गया। आज के समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी CRCS सहकारिता विभाग आपके पैसे को रिटर्न नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, जो कि सहारा प्रबंधन से मिलकर ही दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप नहीं समझेंगे कि मैं कानून की किन धाराओं की बात कर रहा हूं। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफंड मिले, कानूनी तरीके से मिले, तो आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों के पास कानूनी रास्ता क्या बचता है। हम लोग जब सिविल नेचर का केस करते हैं तो उसमें आसानी से बेल मिल जाती है। साथ ही साथ तारीख पर तारीख, वो भी लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि हम अपने भुगतान से संबंधित सिविल नेचर का जो केस करते हैं उसका क्या हश्र हो रहा है। तो दोस्तों, क्रिमिनल IPC में, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता जिसको अब कहा जा रहा है, उसमें हमको बहुत बड़ा दिया गया है, कानूनी रास्ता दिखाया गया है कि हम किस तरह से, अगर कोई हमारे पैसे को हमसे चीटिंग से, फ्रॉड करके हड़प लेता है और हमें देने से मना करता है, तो हम कैसे उसे जेल के पीछे भेज सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिंपल धाराओं का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग अगर हमारे पास हमारे धन के साथ कोई चीटिंग कर रहा है, हमारे धन को कोई हड़प रहा है, तो हम लोग फ्रॉड कर रहा है, तो हम लोग उसके खिलाफ थानों में जाकर
आईपीसी की धारा 415, 415 और आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत मामला दर्ज कर सकते हैं। धारा 420 और 415 ऐसी धाराएं हैं जो कि हमारे किसी धन को कोई छल पूर्वक, फ्रॉड, चीटिंग के द्वारा हड़प लेता है और देने से मना करता है। इस स्थिति में इन धाराओं का प्रयोग किया जाता है। मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। साथ ही साथ 120B एक होता है सेक्शन जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी अज्ञात, अगर मान लीजिए मंगल पर भी कोई आदमी है, तो अगर हमें शक है कि वो हमारे खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र कर रहा, मतलब किसी भी प्रकार का षड्यंत्र हमारे खिलाफ रच रहा है जिससे कि हमें हानि हो सकती है, तो हम उसके खिलाफ सेक्शन आईपीसी की धारा 120B में एफआईआर कर सकते हैं। ये सारे धाराएं नॉन बेलेबल हैं, 424, 415 और 120B। इसमें आपको कोर्ट से बेल लेना ही पड़ेगा, बिना बेल लिए आपको कहीं राहत नहीं मिलने वाली है। ये क्रिमिनल नेचर की केसेस होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे इन पर यह धारा लगेगा। हमने बॉन्ड लिया और यह मैच्योर्ड हुआ या नहीं मैच्योर्ड हुआ, लेकिन हमने तो पेमेंट किया है, उतना पैसा दिया है सहारा कंपनी को और उसके बदले में सहारा ने हमें बॉन्ड दिया है। अब जब हम अपने बॉन्ड को समर्पित करके, मतलब उसको सहारा कंपनी के पास जमा करके करेंगे, तो जो भी इंटरेस्ट रेट मिलना है उसके साथ हमें पूरी की पूरी अमाउंट वापस मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सहारा प्रबंधन नहीं दे रहा है, सीआरसीएस पोर्टल नहीं दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रहा है। तो ऐसे में सीधा सीधी यह 420 और 415 आईपीसी की धारा 420 और 415 का मामला बनता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कहा कि आप 5,000 करोड़ हम दे रहे हैं। सरकार ने खुद कहा, भारत सरकार जो सहकारिता विभाग है उसने खुद कहा कि आप हमें फंड रिलीज कीजिए, हम सहारा के निवेशकर्ताओं को भुगतान करेंगे। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का समय दिया और कुल राशि को रखा 5,000 करोड़ पहले स्टेज में रिलीज किया और बोला कि निवेशकर्ताओं को 9 महीने के अंतर्गत इन 5,000 करोड़ का भुगतान किया जाए। लेकिन आज 10 महीना बीतने के बाद भी मात्र 2 लाख, लगभग 2 लाख निवेशकर्ताओं को सिर्फ 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अब ऐसी स्थिति में यह, और सबसे बड़ी बात है कि 99% से ज़्यादा निवेशकर्ताओं का पोर्टल पर क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। और जो रीज़न दिए जा रहे हैं, जो डिफिशियंसी के रीज़न बताए जा रहे हैं कि आपका डाटा उपलब्ध नहीं है, नेम मिसमैच है, डेथ क्लेम है, मतलब 99 प्रकार के कारण बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है, सभी कारण का जो जड़ है वो सहारा प्रबंधन है या फिर सीआरसीएस पोर्टल है। अगर मान लीजिए आपको डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है कि डाटा उपलब्ध नहीं है, तो भैया डाटा उपलब्ध नहीं है तो ये जिम्मेवारी सहारा प्रबंधन की और सीआरसीएस पोर्टल की है। इसमें निवेशकर्ता की कोई जिम्मेवारी है। निवेशकर्ता ने निवेश किया, उसके बदले उसको बॉन्ड मिला, अब वो अपने बॉन्ड को दे रहा है और उसके बदले उसका पेमेंट होना चाहिए। अगर आप कोई भी झोल कर रहे हैं, कोई भी बहाना बना रहे हैं, तो इसका मतलब आपको भुगतान की नीयत सही नहीं है और आप टोटली फ्रॉड कर रहे हैं। अब इसमें बात करते हैं कि सीआरसीएस पोर्टल को इस पर कैसे पार्टी बनाया जा सकता है। दोस्तों, सीआरसीएस पोर्टल और सहकारिता विभाग ने ही सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप हमें फंड दीजिए, हम निवेशकर्ताओं को भुगतान करेंगे। अब जबकि 99% से ज़्यादा लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह साफ दिख रहा है कि सहकारिता विभाग और सहारा प्रबंधन दोनों आपस में मिलकर सहारा के निवेशकों के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र का काम कर रहे हैं। यह साफ दिख रहा है। और इसमें आईपीसी का धारा
120B 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की धारा एकदम 100% इसमें लगेगी। साफ दिख रहा है कि जो CRCS पोर्टल जो डिफिशेंसी का मैसेज दे रहा है कि आपका डाटा उपलब्ध नहीं है, नेम मिसमैच है, डेथ क्लेम जो भी है, जो भी डिफिशेंसी का कारण बताया जा रहा है, फोटो अपलोड सही नहीं है, डाटा अपलोड नहीं है, जो भी रीजन बताया जा रहा है, तो ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये साफ मिली भगत दिख रही है सहारा प्रबंधन और CRCS पोर्टल के बीच। तो जब यह साफ दिख रही है कि निवेशकर्ताओं के साथ छल करने के नियत से एक आपराधिक षड्यंत्र किया जा रहा है, तो इस स्थिति में IPC की धारा 120B लगेगी ही लगेगी और साथ ही साथ 415 और 420 तो लगना ही लगना है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड और चीटिंग दोनों हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें अब आपको क्या करना है। मैंने आपको समझा दिया कि दोनों के तीनों धाराएं आप किस तरह से आपको लगानी है। अब आपको क्या करना है कि पूरे भारत में जितने भी थाने हैं, सभी थानों में अगर आप उस थाना क्षेत्र में रहते हैं तो जाएं और सहारा प्रबंधन और CRCS पोर्टल के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज कराएं कि आपका ये बॉन्ड है और इसका भुगतान जानबूझकर नहीं किया जा रहा, हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। आप एक FIR दर्ज कराएं और हो सके तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराएं, क्योंकि सहकारिता मंत्री वही हैं और उनकी ही जिम्मेवारी है कि सहारा का भुगतान किया जाए। तो आप डायरेक्ट गृह मंत्री या CRCS पोर्टल और सहारा प्रबंधन दोनों को अपने आवेदन में साफ लिखे कि सहारा प्रबंधन और CRCS पोर्टल दोनों आपसी मिलीभगत करके हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं। उनकी आपराधिक सांठगांठ साफ दिख रही है। तो इस स्थिति में दोनों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए। ऐसे में दोनों के ऊपर 420, 415 और 120B की धाराएं जरूर लगवाएं। आप लोग जितने निवेशक हैं, भारत में कुल 13 करोड़ निवेशक हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग हर थाना क्षेत्र में, देश के हर थाना क्षेत्र में कोई ना कोई निवेशक जरूर रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भुगतान आपको मिले, तो आप लोग देश के हर थाना क्षेत्र में एक आवेदन लिखें कि आपका ये इतना पैसा निवेश किया था और ये मैच्योर्ड हो गया है, इसका भुगतान इतने तारीख को होना था, क्लेम किए लेकिन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये सहारा प्रबंधन और CRCS पोर्टल की मिलीभगत के द्वारा हमारे साथ फ्रॉड चीटिंग किया जा रहा है। ऐसा एक आवेदन लिखकर आप अपने थाने में, जो भी आपका नज़दीकी थाना है, उसमें एक FIR जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि आप आंदोलन करके हार चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में PIL करके हार चुके हैं। आप जिला उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर हार चुके हैं और आपको कहीं से नहीं भुगतान मिल रहा है। तो अब ऐसे में समय आ गया है कि आप सहारा प्रबंधन और CRCS के अधिकारियों और सहकारिता मंत्री को जेल के पीछे भेजें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपका भुगतान संभव है और 1-2 FIR से नहीं होगा। मैं यही इसीलिए बोल रहा हूं कि देश के सभी थानों में जाकर FIR दर्ज कराई जाए और इतनी FIR दर्ज कराई जाए कि सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग और सहारा प्रबंधन मजबूर हो जाए आपके भुगतान को करने के लिए। यह मैं एक आपको कानूनी राय दे रहा हूं। आपको हो सकता है मेरी बातें अच्छी नहीं लगे या फिर समझ नहीं आए, तो आप किसी भी अधिवक्ता से संपर्क करके इस पर राय ले सकते हैं या फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इससे संबंधित सवाल मैं विस्तार रूप से आपको जरूर समझाऊंगा। तो दोस्तों, अब सिर्फ एक यही रास्ता बचता है, कानून का रास्ता। क्रिमिनल सिविल केसेस तो हमने देख लिए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब हम लोग सिर्फ क्रिमिनल केसेस करें। जब क्रिमिनल केस करेंगे, और वो भी CRCS को भी पार्टी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CRCS ने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो भुगतान करेगी और उसकी गारंटी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपए रिलीज किए थे। लेकिन जो पोर्टल डिफिशेंसी के जो कारण दिए जा रहे हैं कि डाटा उपलब्ध नहीं है, इस तरह के जो कारण दिए जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है
है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप निवेशकों के खिलाफ की जा रही है, तो आप लोग डरे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने नज़दीकी थानों में सहारा प्रबंधन और CRCS पोर्टल के खिलाफ एक FIR जरूर दर्ज कराएं। आप ऐसा करेंगे तो मैं पक्का 100% बोलता हूं कि आपका भुगतान जरूर होगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैंने कानूनी रूप से आपको किस तरह से भुगतान मिल सकता है उसको लेकर बनाया था। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई राय आपको पसंद आएगी। इससे संबंधित कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।